गुड इवनिंग एंड जय हिंद। आप सभी का रैंकर्स टेस्ट सीरीज के इस डिस्कशन में स्वागत है। आज हम लोग रैंकर टेस्ट सीरीज का चौथा डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें रोज की तरह जो जीएस का पोर्शन है उसके 30 क्वेश्चन को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के जीएस के क्वेश्चन में 15 ज्योग्राफी के क्वेश्चन था और 15 ही हमने एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन उसमें इंक्लूड किया था। तो चलते हैं वन बाय वन करके सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और देखते हैं आज के क्वेश्चन का लेवल क्या था। आपको ध्यान होगा कि बीच में एक दिन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ था, तो हमेशा से ऐसा होगा। क्लास में भी हम आपको समझाए थे कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो टॉपिक पे डिपेंड करता है कि किस टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। तो जितना क्वेश्चन आपसे बन रहा है उतना बढ़िया है, जितना नहीं बनता है तो मान के चलिए कि आपको उस क्वेश्चन के बारे में और उसके ऑप्शन के बारे में बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। इसलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय बिल्कुल एक्साइटमेंट रखिए, नर्वस मत होइए, मूड अपना ख़राब मत रखिए। नहीं आता है तो और अच्छी बात है, हम यहाँ हैं आपको सिखाने के लिए, क्योंकि इस टेस्ट का एक ही पर्पस है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाया जा सके। तो इसी माइंडसेट के साथ आप भी डेली टेस्ट का डिस्कशन सुनने के लिए आइए। और जो भी पॉइंट हम आपको यहाँ डिस्कस करते हैं, क्लास के अलावा जितनी भी बातें हम आपको बताते हैं, तो ध्यान रखना है कि अगर कोई भी एक्स्ट्रा बात आपको पता चले तो उसको तुरंत नोट डाउन कर लीजिए और फिर उसको बार बार रिवीजन करते रहिए। किसी न किसी एग्जाम में 100% आपसे वो क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। ठीक है। और एक चीज़ और, कई बार हमारे समझाने के बाद भी कुछ लोगों का डाउट रह जाता है, तो आप फिर से वीडियो को रिप्ले करके देखिए, क्योंकि यहाँ हमारे पास टाइम का लिमिटेशन है। हम लोग टेस्ट के डिस्कशन को 1 घंटा से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। हमको कैसे भी 1 घंटा तक ही मैनेज करना पड़ेगा। और ज़्यादा डिटेलिंग में सबका क्वेश्चन हम डिस्कस करने लगे, एक क्वेश्चन को 3 बार 4 बार, तो फिर वो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, जो कि हम लोग यहाँ ज़्यादा टाइम खींच नहीं सकते। तो अगर आपको बाबू समझने में कोई दिक्कत हो रहा है तो हम तो एक तो आराम आराम से आपको समझाते हैं सारे कॉन्सेप्ट को। पहले भी ऑलरेडी क्लास में सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप खूब अच्छा से ध्यान से सुनिए, समझिए, कमेंट करने पे कम फोकस कीजिए। कमेंटबाजी से कुछ भी नहीं होने वाला है। और एक बार नहीं हो रहा है तो दूसरा बार फिर से वीडियो को रिप्ले करके देखिए। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो फिर कल आप हमसे पूछ सकते हैं, क्लास में पूछ सकते हैं, या फिर जब हम आपको बोले कि टाइप कीजिए कोई अगर आपको दिक्कत है तो। और डेली हम ये बात कहते हैं कि आप टाइप कीजिए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप एक क्वेश्चन को एक बार पूछिए, बार बार मत पूछिए, क्योंकि उससे सबका टाइम खराब हो रहा है, अपना भी आपका भी। ठीक है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए चले आते हैं हम सीधे अपने क्वेश्चन की तरफ। आप सभी को पता है कि आज के टेस्ट में जो रैंकर्स टेस्ट 4 हुआ था, इसमें वैदिक काल के कुछ क्वेश्चन थे और साथ में जो पृथ्वी का आंतरिक भाग था उसके कुछ क्वेश्चन थे। ये 2 टॉपिक दोनों टेस्ट में लगातार रिपीट किए हैं, क्योंकि दोनों बड़े बड़े टॉपिक है, जहाँ से हम कोशिश किए कि 30-25 क्वेश्चन एक टॉपिक से निकाला जाए। तो जो टॉपिक बड़ा होगा वो हो सकता है टेस्ट में लगातार 2 या 3 दिन कंटिन्यू हो जाए। जो टॉपिक छोटा होगा वो हो सकता है कि 1 दिन में ही फिनिश हो जाए। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन को टच करें, मैक्सिमम क्वेश्चन को आपके साथ डील किया जाए, ताकि उस टॉपिक से रिलेटेड आपका पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और जितने भी उस टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उस सबका सॉल्यूशन भी यहाँ हम आपको करवा दें। तो कभी कभी टॉपिक रिपीट हो सकता है लेकिन क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो आज हम आ जाते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम चले आते हैं। इस पहले क्वेश्चन में लिखा है पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता है। किस तत्व की प्रधानता है मतलब पृथ्वी के कोर में कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो हमने क्लास में आपसे बाबू डिस्कस किया था कि पृथ्वी के कोर में लोहा और निकेल की प्रधानता सबसे अधिक होती है। और ये बात ध्यान रखना है कि पृथ्वी का कोर 2 भागों में बांटा हुआ रहता है। एक को हम आंतरिक भाग बोलते हैं, एक को हम बाह्य भाग बोलते हैं। बाह्य भाग जो होता है वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, यानी वहाँ पे अगर ये लोहा और निकेल पाए भी जाएंगे तो मैग्मा की अवस्था में पाए जाएंगे, और ये तत्व अगर ठोस अवस्था में पाए जाएंगे तो पृथ्वी के आंतरिक कोर में पाए जाएंगे। इस बात को ध्यान में लेके चलना है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? डी। अब एक ऑप्शन यहाँ पे दिया है सिलिका और एल्युमिनिया। सिलिका और एल्युमिनिया, सिलिका और एल्युमिनिया की बात करें तो इसी को तो हम सियाल बोलते हैं। क्लास में आपसे ये बात हम डिस्कस किए थे कि सियाल, इसी को हम बोलते हैं सियाल।
सिलिकॉन और एल्युमिनियम को मिला के हम सियाल बोलते हैं, जो कि हमारा क्रस्ट वाला पोर्शन है, जिसको हम भूपर्पटी बोलते हैं। उस क्रस्ट वाले पोर्शन में इस प्रकार का धातु पाया जाता है। अगर क्रस्ट वाले पोर्शन में तत्व पूछे तो ये बात ध्यान रखना कि क्रस्ट वाले पोर्शन में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर धातु पूछेगा तो सियाल। अब यहाँ पे है, ये ऑप्शन में थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग कर दिया है, इसका नाम है सीमा। सियाल, इसको बोलते हैं हम सीमा, इसका नाम हो गया सीमा, यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम। सिलिकॉन और मैग्नीशियम मेंटल वाले भाग में पाया जाता है। सिलिकॉन और मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? मेंटल वाले भाग में। और जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के हिसाब से लोहा और निकल कहाँ पाया जाएगा? तो कोर वाले भाग में पाया जाएगा। तो ये हो गया इसका एग्जैक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यानी पूछ रहा है बाबू कि दिए हुए कथन में से कौन सा कथन गलत है। तो देखते हैं, पहला कथन बोल रहा है कि महाद्वीप मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। ये बिल्कुल बात सही है। हमें छांटना क्या है? गलत। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि महाद्वीप मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से ही निर्मित है। दूसरा, महासागरीय बेसिन में बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। जब हम आपको पृथ्वी के क्रस्ट के बारे में बताए थे तो हम आपको ये भी बात बताए थे कि जो हमारा महाद्वीपीय क्रस्ट है ये ग्रेनाइट से बना हुआ है, और जो महासागरीय क्रस्ट है ये बेसाल्ट से बना हुआ है। तीसरा ऑप्शन यहाँ बोल रहा है कोर। तीसरा ऑप्शन हमारा बोल रहा है कोर, ये मिस प्रिंटिंग है। कोर को बेरियस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। तो कोर को तो हम बेरियस्फीयर के नाम से नहीं जानते हैं। पहला मिस्टेक यहाँ में मिल गया, जो गलत स्टेटमेंट है। बेरियस्फीयर का मतलब हमने आपको बताया था कि जो स्थल मंडल और दुर्बल मंडल, स्थल मंडल और दुर्बल मंडल के बीच का जो क्षेत्र होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? बेरियस्फीयर। उसको क्या बोलेंगे? इसी को हम बोलते हैं बेरियस्फीयर। उसके बाद चौथा अगर ऑप्शन की बात करें तो पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% एवं द्रव्यमान का 63.5% मेंटल में व्याप्त है। इसमें दोनों ऑप्शन में समस्या है। इस ऑप्शन को भी देखिए तो भी दिक्कत, और इस ऑप्शन को देखिए तो भी दिक्कत। इस ऑप्शन को देखिए तो भी समस्या, इस ऑप्शन को देखिए तो भी समस्या। तो इसमें दोनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। सी भी गलत है और डी भी गलत है, ठीक है। लेकिन दोनों में सबसे ज़्यादा ब्लंडर किस चीज़ का, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें से कोई हम चूंकि एक ही चुन सकते हैं तो ऑप्शन नंबर डी चुनेंगे। आपको कल हमने दो बात नया बताया था कि जो हमारा मेंटल है, इस मेंटल का जो हमारा द्रव्यमान होता है, ये मेंटल का जो द्रव्यमान होता है ये 68% होता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में मेंटल का द्रव्यमान कितना होता है? इसका मास होता है 68%। मास होता है बाबू 68%। लेकिन इसके आयतन की बात करें, यानी कि इसके वॉल्यूम की बात करें, इसका आयतन यानी कि इसके वॉल्यूम की बात करें तो इसका वॉल्यूम कितना होता है, आयतन कितना होता है? तो आयतन होता है 83.5%। ये बात ध्यान रखना है। तो इसमें स्पष्ट रूप से ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी को सही इसका उत्तर मानेंगे। हालांकि सी भी उतना करेक्ट नहीं है, लेकिन इसमें अगर एक चुनना हो तो हम डी को चुनेंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि भूगर्भ में ताप वृद्धि, यानी भूगर्भ का मतलब जो हमारा ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग में, तो वहां पे ताप वृद्धि का कारण क्या है? यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में ताप वृद्धि का कारण क्या है? तो हमने आपको बताया था दबाव भी एक कारण है, रेडियो सक्रिय पदार्थों का विघटन भी एक कारण है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जिसमें से लगातार अल्फा बीटा और गामा रे निकलते रहता है, तो ये भी कारण है। और तीसरा एक और कारण बताया गया था कि जो कोर से मुक्त होने वाली उष्मा, एक तो दाब, दूसरा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और तीसरा कोर से मुक्त होने वाली उष्मा, ये 3 कारण है जिसकी वजह से पृथ्वी के आंतरिक भागों में तापमान का ज़्यादा
होना माना जाता है। इसमें से दो ऑप्शन हमारा सही है, इसलिए हमारा इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये बात ध्यान रखना है। उसके बाद हम आ जाते हैं किसमें, क्वेश्चन नंबर चौथा, गहराई में वृद्धि के अनुसार। किसमें, गहराई में वृद्धि के अनुसार, यानी जैसे जैसे हम क्रस्ट से कोर की तरफ चलते हैं तो महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम क्या है। किसका पूछ रहा है, महाद्वीपीय भूपटल का, यानी कि ओशनिक, यानी कि कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आए तो उसका क्रम हमसे पूछा है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आप जानते हैं कि हमारा जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है, और जो हमारा ओशनिक क्रस्ट है यानी कि महाद्वीपीय क्रस्ट है वो बेसाल्ट से बना हुआ है। ठीक है, और ये भी बात हमने आपको समझाया था कि जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसी में अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। परतदार का मतलब होता है अवसादी चट्टान। तो परतदार का मतलब अगर अवसादी चट्टान है तो अवसादी चट्टानें जो हमारा क्रस्ट वाला भाग है, ऊपरी क्रस्ट वाला भाग है जिसको महाद्वीपीय क्रस्ट बोलते हैं, उसके ऊपर ही अवस्थित होता है। इसलिए हमारा ए वाला सीक्वेंस ज़्यादा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा इसका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, भूपर्पटी पे पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम क्या है। सही अवरोही क्रम इसमें क्या है, तो सही अवरोही क्रम है हमारा ऑप्शन नंबर डी। सही अवरोही क्रम हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद सिलिकॉन, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम और उसके बाद लोहा। तो अपना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, वलन क्रिया। वलन क्रिया किसका परिणाम है, तो वलन क्रिया किसका परिणाम है, तो पर्वत निर्माणकारी बल का। वलन क्रिया किसका परिणाम है, तो पर्वत निर्माणकारी का परिणाम है वलन की क्रिया। अगर आपको ध्यान हो तो जब हम आंतरिक बल के बारे में आपसे डिस्कस किए थे, आंतरिक बल जब हम आपको पढ़ाए थे, आंतरिक बल हम लोगों ने शुरुआत में दो बल के बारे में चर्चा किया था। एक तो आंतरिक बल, एक का नाम था बाह्य बल। आंतरिक बल में हमने आपको ये बात समझाया था कि जैसे मैग्मा नीचे से पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊपर की तरफ आती है तो आंतरिक बल को हमने दो भाग में बांट दिया था। आंतरिक बल को हमने कितने भागों में बांटा था, दो भाग में बांट दिया था। इसी में से एक आंतरिक बल जो स्लो मोशन में होता है, एक आंतरिक बल को हमने बांटा था इसमें स्लो मोशन में, यानी कि संचलन। इसी को हम बोले थे संचलन, संचलन गति, मैग्मा का संचलन गति। और दूसरा सडन मोशन, सडन मोशन यानी कि अचानक से मैग्मा का अचानक से इरप्शन हो जाना, इसी को बोलते हैं हम सडन मोशन। और फिर हमने आगे डिवाइड किया था कि जो हमारा स्लो मोशन है, जो स्लो मोशन है, ये स्लो मोशन में दो टाइप के बल आ जाते हैं। इस स्लो मोशन में दो टाइप के बल आ जाते हैं। इस स्लो मोशन में हमारे दो टाइप के बल आ जाते हैं। एक को बोलते हैं महासागर और महाद्वीप, एक को हम बोलते हैं महासागर और महाद्वीप, महाद्वीपीय निर्माणकारी बल, निर्माणकारी बल। और एक जो बल था यहीं पे आ गया था पर्वत निर्माणकारी बल। एक जो बल था इसको हमने क्या बोल दिया था, इसको हमने बोल दिया था पर्वत निर्माणकारी बल, पर्वत निर्माणकारी बल। और ये पर्वत निर्माणकारी बल ये भी आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड हमने करके आपको समझाया था। एक संपीड़न बल के द्वारा, एक जो था उसको हमने किसमें, संपीड़न बल के द्वारा। संपीड़न बल से पर्वत का निर्माण हो सकता है,
इसी को हमने बोला था कंप्रेशनल फोर्स, कंप्रेशनल फोर्स, और दूसरे को हमने बोला था टेंसाइल फोर्स। दूसरे को हमने बोला था क्या? टेंसाइल फोर्स। तो कंप्रेशनल फोर्स और टेंसाइल फोर्स, इन दोनों बल के कारण हमारे पर्वत बनते हैं। तो जो मेन इसमें एक बल है जिसको हम संपीड़न बल बोलते हैं, यानी कि किसी पत्थर पे या किसी चट्टान पे दोनों साइड से अगर हम बल लगाएं, इसी को बोलते हैं संपीड़न बल। दोनों साइड से अगर कंप्रेस इसको किया जाए, तो अगर चट्टान का साइज बड़ा होगा तो उसमें उसमें वार्पिंग होगा, जिसको समवलन बोले थे, और चट्टान का साइज अगर छोटा होगा तो उसमें फोल्डिंग होगा। और हम आपसे ये भी डिस्कस किए थे कि जब फोल्डिंग होगा, यानी जब उस पर कंप्रेशन बल, जब किसी छोटे रॉक पे या चट्टान पे कंप्रेशन बल काम करेगा तो उसमें फोल्डिंग जैसी स्ट्रक्चर बन जाएगा, और उसी में एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन जैसी स्थिति बनती है, अपनति और अभिनति। और जब समवलन की स्थिति होगी, यानी कि रॉक का आकार बड़ा होगा और फिर उस पर कंप्रेशन फोर्स काम करेगा, तो हमने आपको बताया था क्लास में कि अप वार्पिंग और डाउन वार्पिंग जैसा लैंडफॉर्म वहाँ पे बनता है। तो यही सब चीज़ आपसे इस क्वेश्चन में पूछा हुआ था, जिसका आंसर हमारा क्या होगा? पर्वत निर्माणकारी बल, वलन की क्रिया यानी फोल्डिंग प्रोसेस क्या है? तो पर्वत निर्माणकारी बल है, बहिर्जात बल नहीं है। और इसी पर्वत निर्माणकारी बल को हम दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं आंतरिक बल। इसी को हम क्या बोल सकते हैं बाबू? आंतरिक बल। आंतरिक बल। और आंतरिक बल के चलते ही हमारी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ये सब हमने आपको क्लास में डिटेल में समझाया था। तो इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपका ये रहा। इसका एक्सप्लेनेशन आपका यहाँ बोर्ड पे हमने लगा दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुटेनबर्ग, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। गुटेनबर्ग असंबद्धता रेखा क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन परतों के बीच में पाया जाता है? तो गुटेनबर्ग किन परतों के बीच में पाया जाएगा? तो मेंटल और कोर के बीच में पाया जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा मेंटल और कोर के बीच में पाया जाता है। और मेंटल और कोर की बात करें तो मेंटल के निचले मेंटल और बाह्य कोर के बीच में, निचला मेंटल और बाह्य कोर के बीच में पाया जाता है। उसी को बोलते हैं हम गुटेनबर्ग असंबद्धता रेखा। अब 8 नंबर क्वेश्चन में हम आए तो महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? उच्चावच का मतलब हमने आपको समझाया था रिलीफ। रिलीफ मतलब ऊंचा नीचा स्थलाकृति, इसी को हम क्या बोलते हैं? उच्चावच। उच्चावच का मतलब ऊंची नीची स्थलाकृतियां, इसी को हम बोलते हैं उच्चावच। तो जो महाद्वीप और महासागर हैं ये हमारे प्रथम श्रेणी, ये हमारे फर्स्ट रिलीफ में आते हैं। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट रिलीफ। जो हमारे महाद्वीप और महासागर, जो हमारे महाद्वीप हो गए और जो हमारे महासागर हो गए, इसको हम बोलते हैं प्रथम श्रेणी के उच्चावच। इसको हम बोलते हैं हिंदी में प्रथम श्रेणी के उच्चावच। उच्चावच, ठीक है। और दूसरे श्रेणी के उच्चावच में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? तो इसमें आ जाता है आपका पहाड़, पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल। ये सब दूसरे श्रेणी के उच्चावच में आ जाती हैं। और तीसरे श्रेणी के उच्चावच में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? तो इसमें आती हैं चोटियां। इसमें आती हैं चोटियां यानी पिक्स। चोटियों को हम इसमें कंसीडर करते हैं, इसमें हम रखते हैं। तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच और तृतीय श्रेणी के उच्चावच, जितने भी हमारी स्थलाकृतियां हैं वो सारी की सारी इसी 3 श्रेणियों में डिवाइड की गई हैं। जिसमें से प्रथम श्रेणी में हमारा महाद्वीपीय और महासागरीय आ जाता है, द्वितीय श्रेणी में पहाड़, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल आ जाता है, और बाकी जो बच गई वो सब हमारे तृतीय श्रेणी में आ जाती हैं। यानी कि तो ये पूरे लैंडफॉर्म्स का डिवीजन है श्रेणियों के आधार पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पे महाद्वीपों का विस्तार है। महाद्वीपों का विस्तार कितने परसेंट भाग पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी 29.2%। और हम जानते हैं कि जो महाद्वीप हैं, हम जानते हैं कि जो महाद्वीप हैं इनका विस्तार 29% भागों पे है, 29% भाग पे है लगभग। और जो महासागर हैं इसका विस्तार करीब करीब 71% भाग पे है। कितने परसेंट भाग पे है, 71% भाग पे, यानी पृथ्वी के 29% भाग पे हमारे महाद्वीप हैं और 71% भाग पे हमारे क्या हैं, महासागर हैं। यही डेटा आपसे पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, क्वेश्चन है कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता कौन है, यानी महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के देने वाले कौन से हैं, तो इनका नाम है वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर। इसी सिद्धांत को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसी को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। और इसी का एक और नाम है, इसको हम बोल देते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था, अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। अल्फ्रेड वेगनर ने ही इसी सिद्धांत में बताया था कि कार्बोनिफेरस टाइम में जितने भी हमारे महाद्वीप हैं, जो कि 7 महाद्वीप हैं, वो सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड थे और उसी को उन्होंने पेंजिया बोल दिया। फिर पेंजिया आगे चल के लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में टूटा, और फिर लॉरेशिया और गोंडवाना के टूटने की वजह से आज हमारे पास जितने महाद्वीप दिखाई देते हैं वो सब के सब एग्जिस्टेंस में है। और इन्होंने एक बात और बताया कि जो हमारा पेंजिया था, यानी जो सुपर कॉन्टिनेंट था, उसके चारों तरफ, पेंजिया के चारों तरफ बहुत बड़ा महासागर था, उसी को उन्होंने पैंथालासा बोला था। तो ये बात ध्यान रखना है, ये वाला सिद्धांत है। और इस सिद्धांत को कब दिया गया था, तो इस सिद्धांत को दिया गया था 1912 में। किसने दिया था, तो इस सिद्धांत को देने वाले हैं अल्फ्रेड वेगनर। इन्हीं का नाम है अल्फ्रेड वेगनर, पूरा नाम है इनका अल्फ्रेड वेगनर। तो वेगनर ने ये सिद्धांत दिया था और इसी सिद्धांत को बेस बना करके प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत दिया गया है। अल्फ्रेड वेगनर का जो ये महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है, इसी महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को आधार बना करके प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी गई है आगे, जिसमें 4-5 साइंटिस्टों का नाम आता है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, क्योंकि जितने भी लैंडफॉर्म्स हमें दिखाई देते हैं उन सारे लैंडफॉर्म्स को प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी सबसे अच्छा तरीका से एक्सप्लेन करती है। तो ये बात ध्यान रखना है। हालांकि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से भी एक आगे क्वेश्चन है, वहां आते हैं तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, तो ये बात ध्यान रखना है कि अल्फ्रेड वेगनर ने कब ये सिद्धांत दिया था बाबू, तो अल्फ्रेड वेगनर ने ये सिद्धांत दिया था 1912 में। 1912 में ये सिद्धांत दिया गया था। लेकिन इस सिद्धांत के बारे में सबसे पहली बार दुनिया को कब पता चला और ये सिद्धांत न्यूज में कब आया, लोगों ने कब इस पे बात करना शुरू किया, तो 1924 में। ये बात ध्यान रखना है, 1924 में ये सिद्धांत फेमस हुआ। लेकिन दिया कब गया था, तो ये सिद्धांत दिया गया था 1912 में। ये सब डेट ध्यान रखना है, क्योंकि सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है ज्योग्राफी में। अब आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, यह किसकी मान्यता थी। अभी हमने जस्ट आपसे डिस्कस किया, ये मान्यता थी अल्फ्रेड वेगनर का। ये मान्यता किसका था, अल्फ्रेड वेगनर का। अल्फ्रेड वेगनर का मान्यता था। यहाँ पे एक ऑप्शन है होम्स के बारे में। आपको हमने आर्थर होम्स के बारे में चर्चा किया था, इन्हीं को हम बोलते हैं आर्थर होम्स। आर्थर होम्स, आर्थर होम्स। इस आर्थर होम्स ने संवहन तरंग सिद्धांत दिया था। इन्होंने संवहन तरंग सिद्धांत दिया था, जो कि कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। ये बात ध्यान रखिएगा, संवहन तरंग सिद्धांत किसने दिया था, तो आर्थर होम्स ने दिया था। संवहन तरंग सिद्धांत क्या है,
तो जब मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊपर की तरफ, ऊपर यानी क्रस्ट की तरफ चलना शुरू होती है, तो एक सम्मोहन के रूप में आगे बढ़ना शुरू कर दी है, इसलिए उसको हम बोल देते हैं सम्मोहन तरंग सिद्धांत। इसके बारे में हम विस्तार से क्लास में आपसे बात किए थे। तो ये फैक्चुअल बात है कि सम्मोहन तरंग सिद्धांत किसने दिया था, तो आर्थर होम्स ने दिया था। एक और बात आप ध्यान में रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत किस वर्ष दिया गया था, तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत दिया गया था 1960 में। 1960 में क्लास में भी हमने आपसे डिस्कस किया था 3 थ्योरी के बारे में, जिसमें से एक है प्लेट टेक्टोनिक, एक है हमारा प्लेट टेक्टोनिक्स, इसी को बोलते हैं प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट टेक्टोनिक कब दिया गया था, तो 1960 में दिया गया था। दूसरा हमने एक सिद्धांत के बारे में आपसे चर्चा किया था सी फ्लोर स्प्रेडिंग, जिसको हमने बोला था सागर नीतल प्रसरण। सागर नीतल प्रसरण, इसी को हमने बोला था अंग्रेजी में सी फ्लोर स्प्रेडिंग, यानी कि सागर नीतल प्रसरण। इसको कब दिया गया था, तो इसका भी टाइम इसी के आसपास पड़ता है, 1960 के समय में इसको दिया गया था। ठीक है। और तीसरा जो हमारा सिद्धांत है, इन्हीं दोनों को, तीसरा जो हमारा सिद्धांत है अभी इस क्वेश्चन से पहले हमने डिस्कस किया था, उसका नाम था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। और हमने आपसे चर्चा किया था कि इन्हीं दोनों को बेस बना करके महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और सागर नीतल प्रसरण, इन दोनों को बेस बना करके कौन सा सिद्धांत दिया गया था, तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत इन दोनों को बेस बना करके दिया गया था। तो ये बात भूलना नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है, 1912 में। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन इसमें किसने किया था, तो ऑप्शन के अगर हिसाब से चलें तो ऑप्शन में हमारा हैरी हेस हमारा ऑप्शन में सही होंगे। आपको हम प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के बारे में जब डिस्कस किए थे, तो यहाँ पे 4 साइंटिस्ट के बारे में हमने आपसे बात किया था। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में कितने साइंटिस्टों ने अपना योगदान दिया था, तो 4। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में किसने किसने योगदान दिया था, तो इसमें एक तो हैरी हेस आ जाएंगे, एक तो हैरी हेस का नाम था। उसके बाद तीन और इसमें साइंटिस्ट थे, जिसमें से एक का नाम था मॉर्गन, एक का नाम था मॉर्गन पार्कर और एक आदमी कोई और था। इसमें टोटल मिला के 4 साइंटिस्टों का योगदान है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहा है कि वेगनर के अनुसार, किसके अनुसार, वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन जिस दिशा में हुआ, वेगनर ने महाद्वीपों के विस्थापन का दिशा बताया था, किस किस दिशा में हुआ था, तो ये 2 दिशा में इन्होंने बताया था। एक तो इन्होंने बोला था भूमध्य रेखा की तरफ और दूसरा बोला था इन्होंने पश्चिम की तरफ। पश्चिम की तरफ इन्होंने कारण, पश्चिम की तरफ महाद्वीपों के विस्थापन का कारण क्या बताया था, चूंकि सूर्य का ज्वारीय बल या सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स के चलते पश्चिम की तरफ जो हमारे महाद्वीप हैं वो गति कर गए। किधर गति कर गए, पश्चिम की तरफ, क्योंकि जो हमारा मून है यानी चंद्रमा है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ गति करता है। इसलिए इन्होंने बोला कि जो हमारे महाद्वीप हैं वो पश्चिम की तरफ भी गति कर रहे हैं। दूसरा एक कारण है भूमध्य रेखा की तरफ। तो दो दिशा में हमारे जो महाद्वीप थे उन्होंने गति किया, तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। अब आते हैं आगे। वेगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग में हुआ था, तो पेंजिया का विखंडन कार्बोनीफेरस में हुआ था। कार्बोनीफेरस में हुआ था। जब आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ाए थे तो इन सब चीज़ों के बारे में हम विस्तार से चर्चा किए थे। प्री कैम्ब्रियन के बारे में, पर्मियन के बारे में, कैम्ब्रियन के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा किए थे। अब आते हैं ऑप्शन 16, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है दशराज के युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध, इसी को बोलते हैं हम दशराज का युद्ध। यहाँ से अपना एंशिएंट हिस्ट्री शुरू होता है।
किस नदी के तट पे लड़ा गया था? तो दशराज का युद्ध लड़ा गया था परुष्णी नदी। और इस परुष्णी नदी का आधुनिक समय में नाम क्या है? तो इसका नाम है रावी। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है रावी। रावी नदी, शुरुआत में इसको परुष्णी नदी कहा जाता था, अब इसका नाम क्या क्या हो गया है? इसका नाम है रावी नदी। अब एक बात समझते हैं कि दशराज का युद्ध क्या था। दशराज मतलब 10 राजाओं का युद्ध, नाम से ही जाहिर है दशराज, तो इसमें 10 राजा थे, 10 राजाओं का ये युद्ध कहा जाता है। इस 10 राजाओं के युद्ध में 2 ग्रुप था, 2 ग्रुप में ये 2 ग्रुप के लोगों के बीच में युद्ध लड़ा गया था। पहला था राजा सुदास और दूसरे थे 10 राजाओं का ग्रुप। एक तो भरत वंश का के शासक थे, भरत वंश के शासक जिनका नाम था राजा सुदास। राजा सुदास थे और साथ में इनके अगेंस्ट में 10 राजा और थे। उस समय के 10 राजा और थे और इन 10 राजाओं में 5 राजा जो थे वो आर्य राजा थे, 5 आर्य और 5 अनार्य, यानी कि जो आर्य नहीं थे, 5 आर्य राजा, 5 अनार्य राजा। तो ये युद्ध हुआ क्यों था? ये युद्ध इसलिए हुआ था कि जो राजा सुदास थे, जो राजा सुदास थे, वो राजा सुदास ने अपने पुरोहित विश्वामित्र को हटा के एक और उस समय के बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्तित्व हुआ करते थे जिनका नाम था गुरु वशिष्ठ। इन्होंने क्या किया था? अपने पुरोहित, इनके पुरोहित जो पहले इनके पुरोहित थे उनका नाम था विश्वामित्र। विश्वामित्र को इन्होंने हटा दिया, इन्होंने इनको हटा दिया और इनके जगह पे किसको इन्होंने अपना पुरोहित मान लिया? तो इन्होंने अपने इनके जगह पे गुरु वशिष्ठ, वशिष्ठ को इन्होंने पुरोहित मान लिया, वशिष्ठ को अपना पुरोहित बनाया। अब चूंकि इन्होंने वशिष्ठ को अपना पुरोहित बनाया तो विश्वामित्र बुरा मान गए, और विश्वामित्र जी जब बुरा मान गए तो जो भी राजा सुदास के अगेंस्ट में उस समय के छोटे मोटे शासक थे, इन्होंने सबको इकट्ठा कर दिया कि अगर हम नहीं तो वशिष्ठ भी नहीं, हम नहीं तुम्हारे पुरोहित तो वशिष्ठ भी नहीं हो सकते। तो इन्होंने ही इन 10 राजाओं का एक ग्रुप बनाया और फिर रावी नदी के तट पे युद्ध होना शुरू हुआ। इसका टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन कुछ इतिहासकार इसका एक अप्रोक्स टाइम बताते हैं कि इस युद्ध का शुरुआत जो हुई थी इसके बारे में कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, लेकिन एक डेट बताया जाता है कि 1700 बीसी, 1700 बीसी से 1000 बीसी के बीच में ये युद्ध हुआ होगा। 1700 बीसी से 1000 बीसी के बीच में युद्ध हुआ होगा। इसी बीच में कोई ऐसा टाइम होगा जिस समय ये दशराज का युद्ध हुआ था। तो दशराज का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो राजा सुदास और 10 से अन्य राजाओं के बीच में हुआ था। कारण क्या था? तो राजा सुदास ने अपने पुरोहित विश्वामित्र को हटा दिया था और इनके जगह पे वशिष्ठ को अपना पुरोहित मान लिया था। जब इन्होंने वशिष्ठ को अपना पुरोहित मान लिया तो इसके चलते विश्वामित्र बुरा मान गए और विश्वामित्र ने इन 10 राजाओं को इकट्ठा किया और युद्ध हुआ। और इस युद्ध में जीते कौन? तो राजा सुदास। इस युद्ध में कौन जीते? भरत वंश के शासक राजा सुदास, ये जीते। और कहा जाता है कि प्राचीन भारत के इतिहास में, जो अपना भारत का इतिहास है, प्राचीन भारत का इतिहास, इस प्राचीन भारत के इतिहास में ये सबसे बड़ा युद्ध है। इससे बड़ा युद्ध प्राचीन भारत के इतिहास में कोई हुआ नहीं था। शुरुआत का सबसे बड़ा युद्ध है ये दशराज का युद्ध। इसलिए कई बार क्वेश्चन में पूछता है। तो परुष्णी नदी यानी रावी नदी के तट पे युद्ध लड़ा गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीयतमा और नदीतमा कहा गया है? तो इसका आंसर है हमारा सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को कहा गया है। कल सिंधु नदी के बारे में हमने आपसे चर्चा किया था कि सिंधु नदी का सबसे ज्यादा उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। और सिंधु नदी का उस समय आर्थिक महत्व सबसे ज्यादा था, इसलिए इसको हिरण्यी नदी कहा जाता था। हिरण्यी का इसको शब्द बोल के संबोधित किया गया था। लेकिन ये तीनों शब्द सरस्वती नदी के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जो कि सरस्वती नदी अभी फिलहाल विलुप्त हो चुकी है। सरस्वती नदी एक टाइम था जब गंगा नदी के आसपास हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे सरस्वती नदी खत्म हो चुकी है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18।
प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन यानी कि इनके आर्यों के जीविकोपार्जन लाइफलाइन का सोर्स क्या था? तो कृषि। कृषि इनके लाइफलाइन का मेन स्रोत था। कृषि इनके लाइफलाइन का मेन स्रोत था। ये बात ध्यान रखना है। जब भी कोई समाज बिल्कुल शुरुआत के फेज में हो तो एग्रीकल्चर यानी कृषि पे ही आधारित होता है। जैसे बिहार का भी समाज मैक्सिमम कृषि पे आधारित है, और भारत का अगर ओवरऑल बात करें तो अभी भी 60, 65, 70% ऐसी जनसंख्या जो मेनली कृषि पे आधारित है। तो जो क्षेत्र या जो समाज अभी विकसित नहीं हुआ रहता है तो वहाँ पे कृषि और पशुपालन को ही वरीयता दिया जाता है। तो इनके जीविकोपार्जन यानी कि लाइफलाइन का मेन स्रोत क्या था बाबू? कृषि था। अब 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन मैचिंग करने के लिए दे रहा है, हालांकि इसमें कूट नहीं दिया गया है मिस प्रिंटिंग की वजह से। इसमें हम आपको मिला के बता देते हैं किसको क्या कहा जाता था। इसमें ब्रीही का मतलब होता था चावल। ब्रीही को हम बोलते थे चावल। मुगद बोलते थे मूंग को। मुगद किसको बोलते थे? मूंग को। यौ बोलते थे जौ को। यौ बोलते थे जौ को। और इच्छू बोलते थे गन्ना को। इच्छू किसको बोलते थे? गन्ना को। वैदिक काल के अलग अलग नाम है, ये बात ध्यान रखना है। जिसमें ब्रीही किसको बोलते थे? चावल को। मुगद किसको बोलते थे? मूंग को। यौ किसको बोलते थे? जौ को। और इच्छू किसको बोलते थे? इच्छू बोलते थे गन्ना को। तो इसका राइट आंसर ये हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। किस वेद में सभा और समिति? सभा और समिति मतलब आज का लोकसभा और राज्यसभा। सभा और समिति जब आर्यों का समाज चल रहा था, यानी कि वैदिक काल की अगर हम बात करेंगे तो वहां भी समाज को ठीक से चलाने के लिए सभा और समिति दो प्रकार की संस्थाएं थी, जो अपना जैसे आज लोकसभा और राज्यसभा है बहुत बेहतरीन काम करती है, तो उस समय समाज को चलाने के लिए सभा और संस्कृति दो ऐसी संस्थाएं थी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है किस वेद में सभा और संस्कृति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? यानी कि प्रजा की दो पुत्रियां किसको कहा गया है? सभा और समिति को कहा गया है। किस वेद में कहा गया है? तो इसके बारे में चर्चा हमें मिलता है अथर्ववेद में। किस वेद में? अथर्ववेद में। लेकिन ऋग्वेद के टाइम की ये संस्था है, ये जो संस्था है ये ऋग्वेद के टाइम की है। और ऋग्वेद के टाइम में टोटल 5 संस्थाएं ऐसी थी। टोटल कितनी संस्थाएं थी? टोटल 5 संस्थाएं ऐसी थी, जिसमें से एक पहली संस्था, दूसरी, तीसरी, चौथी और एक पांचवी। ठीक है। इसी में पहली जो संस्था आती थी उसका नाम था सभा, दूसरी का नाम था समिति, तीसरी का नाम था गण, उसके बाद एक आता था परिषद और एक आता था विदत। ये सारी संस्था थी जो उस समय पूरे समाज को शासित करने का काम ये सारी संस्थाएं करती थी, जिसमें से समिति और सभा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्थाएं थी। समिति का क्या काम था? तो समिति का मेन काम ये था कि किसको राजा बनाना है, किसको शासक नियुक्त करना है। अगर शासक ठीक काम नहीं करे तो उसको हटा देना है, यानी शासक को रिप्लेस करने का और रिप्लेस करने का, शासक बनाना और शासक को हटा देने का काम किसके पास था? समिति के पास। और सभा के पास क्या काम था? तो सभा का मेन काम था न्याय देना। अगर कोई क्राइम किया तो उसको न्याय देने का काम, और साथ में विकासशील योजनाओं को लागू करने का काम, कि जो भी चीजें हों उस समाज में, उस समाज के बेहतरी के लिए। तो उसमें कौन संस्था डिसीजन लेती थी? तो सभा। तो सभा और समिति, गण, विदत और परिषद, ये सब के सब ऋग वैदिक काल की संस्थाएं, ये बात ध्यान रखना है। लेकिन हमारा क्वेश्चन पूछा है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो इसका आंसर हमारा ऋग्वेद होगा, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान। हम सभी जानते हैं कि अपने भारत की जो चिकित्सा पद्धति है वो कौन सी है? तो आयुर्वेद। आयुर्वेद यानी जीवन के विज्ञान का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में मिलता है? तो इसके बारे में उल्लेख हमारे अथर्ववेद में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक धर्म था, ऋग्वैदिक धर्म किस चीज पे आधारित था? तो बहुदेववादी पे।
यानी एक से ज़्यादा देवता को ऋग्वैदिक समाज के लोग मानते थे, जिसमें से इंद्र एक देवता थे, अग्नि एक देवता थे, सोम एक देवता थे, बहुत सारे देवता उस समय होते थे। इसलिए कि इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बहुदेववादी, कोई एक ईश्वर की मान्यता वहाँ पे नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त, ऋग्वैदिक सूक्त किसको समर्पित है? पहले तो यहाँ हम एक चीज आपको समझा दें कि सूक्त का मतलब क्या होता है। सूक्त का मतलब होता है अच्छे विचार। सूक्त का मतलब है अच्छे विचार, अच्छे विचार या किसी का तारीफ, किसी का प्रशंसा करना, किसी का तारीफ करना, इसी को बोलते हैं हम सूक्त। तो ऋग्वेद में टोटल सूक्त कितने हैं? ऋग्वेद में टोटल सूक्त कितने हैं? तो 1028 सूक्तों की चर्चा है ऋग्वेद में। इस 1028 सूक्त में 250 सूक्त 250 सूक्त के बारे में 250 सूक्त किसको डेडिकेटेड है या किसके प्रशंसा के बारे में है? तो इंद्र, उस समय के देवता हुआ करते थे बहुत महत्वपूर्ण, इंद्र, इनके बारे में है। और 200 सूक्त, दूसरे नंबर पे 200 सूक्त जो है अग्नि देवता के बारे में समर्पित है, अग्नि देवता के बारे में समर्पित है, ये बात ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन जो हमारा पूछ रहा है कि सूक्त सबसे ज्यादा किसको समर्पित थे? तो ऑप्शन में इंद्र है, तो हमारे इंद्र को सबसे ज्यादा जो सूक्त थे वो समर्पित थे। कई बार ये भी पूछता है कि जो ऋग्वेद था, इस ऋग्वेद में टोटल मंत्रों की संख्या कितनी हुआ करती थी? तो मंत्रों की टोटल संख्या 10,580। मंत्रों की टोटल संख्या बाबू कितनी होती थी? 10,580। और इस मंत्रों का उच्चारण हमेशा अग्नि देवता से शुरू होता था, ये बात ध्यान रखिएगा। मंत्रों का उच्चारण किस देवता से शुरू होता था? अग्नि देवता से शुरू होता था। टोटल सूक्त कितने थे? 1028। सबसे ज्यादा सूक्त किसको डेडिकेटेड हैं? तो इंद्र भगवान को। और दूसरे नंबर पे कौन आती हैं? अग्नि देवता, ये बात ध्यान रखना है। और सूक्त का मतलब क्या होता है? अच्छे विचार, सुविचार या किसी की तारीफ करना, इसी को बोलते हैं हम सूक्त। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता कहा गया है? किसको हम युद्ध का देवता बोलते थे? तो युद्ध का देवता हम बोलते थे इंद्र भगवान को। उस समय इंद्र को हम युद्ध का देवता बोलते थे। अग्नि को हम मीडिएटर बोलते थे, दो देवताओं के बीच में बातचीत करवाने वाला मीडिएटर इनको बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। सबसे सर्वाधिक संख्या में मंत्र किससे संबंधित है? तो ऋग्वेद में सबसे ज्यादा मंत्र, अभी अभी हमने आपसे डिस्कस किया है कि जो हमारे पास टोटल मंत्रों की संख्या थी कितनी? 10,580। 10,580 हमारे पास टोटल मंत्र थे। और इन मंत्रों का उच्चारण अग्नि देवता से हुआ करता था। और ये मंत्र सबसे ज्यादा किसको डेडिकेटेड थे? एक तो इंद्र भगवान को और दूसरे अग्नि को। इसमें चूंकि इंद्र ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए को सही मानेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 में पूछ रहा है कि वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? झंझावत के देवता, यानी इंद्र से रिलेटेड हमसे स्टेटमेंट पूछ रहा है, इंद्र के बारे में हमसे स्टेटमेंट यहाँ पे पूछ रहा है। तो इंद्र को झंझावात यानी वर्षा के देवता, युद्ध के देवता और थंडरबोल्ट के देवता यानी झंझावात के भी देवता इनको कहा जाता था। पापियों को दंड करने वाले ये नहीं थे, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक ये नहीं थे, वर्षा के देवता ये थे। तो 1 और 4 जो स्टेटमेंट है वो सही है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। आपको दिखाई दे रहा होगा कि बार बार इंद्र से क्वेश्चन पूछा गया है, कि इंद्र भगवान का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। कहाँ पे? तो जब ऋग्वैदिक काल था उस समय, ऋग्वैदिक काल में सबसे ज्यादा रोल इनका हुआ करता था। उसके बाद आप देखते हैं गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? किस पुस्तक में गायत्री मंत्र मिलता है? तो इसका आंसर है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र के बारे में चर्चा की गई है। आप सभी जानते हैं, एक दिन और हम डिस्कस किए थे कि ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। टोटल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं।
और ये 10 के 10 मंडल मतलब 10 चैप्टर हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। सूक्त कितने हैं? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? तो 10,580। 10,580 टोटल मंत्र हैं। 1028 यहाँ पे सूक्त हैं। टोटल 10 मंडल हैं। इस 10 मंडल में कुछ मंडल ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक तो है हमारा तीसरा मंडल। अगर तीसरे मंडल की हम बात करें, तीसरा मंडल, इसी तीसरे मंडल में चर्चा है गायत्री मंत्र का। और गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? तो विश्वामित्र। वही विश्वामित्र जिसको राजा सुदास ने अपने पुरोहित के पद से हटा दिया था, उन्होंने ही तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र के बारे में चर्चा किया था। तो एक तो ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक मंडल है सातवां मंडल। सातवां मंडल, एक मंडल है सातवां मंडल। इस सातवें मंडल में ही दशराज के युद्ध की चर्चा है। इसी सातवें मंडल में बाबू दशराज के युद्ध की चर्चा है। दशराज के युद्ध की चर्चा इसी 10वें मंडल में है। एक है इसका 9वां मंडल। 9वां मंडल से भी क्वेश्चन था कि किसको समर्पित है? तो ये सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता को 9वां मंडल समर्पित है। और एक और मंडल है जिसको हम 10वां मंडल बोलते हैं, जो सबसे नया मंडल है और सबसे बड़ा मंडल है। 10वां मंडल सबसे नया मंडल और सबसे बड़ा मंडल है। और इसी में 3 सूक्त के बारे में चर्चा है, जिसमें पुरुष सूक्त, नदी सूक्त और विवाह सूक्त। और पुरुष सूक्त में ही सबसे पहली बार वर्ण व्यवस्था के बारे में चर्चा किया गया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28, क्वेश्चन नंबर 28। पुराणों के संदर्भ में, पुराण क्वेश्चन है पुराणों के संदर्भ में। जैसे पुराण में आपने विष्णु पुराण का नाम सुना होगा, वायु पुराण का आपने नाम सुना होगा, भागवत पुराण का आपने नाम सुना होगा, मत्स्य पुराण का आपने नाम सुना होगा। तो कुछ कुछ ये फेमस पुराण है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, तो जी हाँ, ये भी कथन सही है। वायु पुराण गुप्त वंश के शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है, तो दोनों ऑप्शन हमारा सही है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पुराण की बात हो रही है, तो पुराणों से एक चीज ध्यान रखिए कि सबसे जो पुराना पुराण है, जो सबसे ओल्ड पुराण है, इसको बोलते हैं मत्स्य पुराण। मत्स्य, जो मत्स्य पुराण है, जो मत्स्य पुराण है, ये पुराण सबसे पुरानी पुराण है। ये बात ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। श्रीमद् भागवत गीता, गीता के बारे में क्वेश्चन है। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई पुस्तक थी। और आप सभी जानते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता जो है, जिसको हम आम भाषा में गीता बोल देते हैं, ये गीता बहुत ही ऑथेंटिक किताब है। गीता बहुत ही ऑथेंटिक किताब है, रिलीजियस टेक्स्ट है। सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ी रिलीजियस टेक्स्ट है गीता। और गीता कोई अलग से कोई बुक नहीं है, बल्कि महाभारत का ही हिस्सा है। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि गीता जो है ये महाभारत की हिस्सा है, यानी महाभारत का ही एक पार्ट गीता है। जिस समय अर्जुन युद्ध के मैदान में नर्वस हो जाते हैं, उस समय श्री कृष्ण भगवान ने उनको उपदेश जो दिया था, उसी उपदेश का संकलन किया गया है भागवत गीता में। तो ये महाभारत का ही एक अंश है। गीता महाभारत का ही एक अंश है, महाभारत का ही एक अंश है। और महाभारत को एक और नाम से जाना जाता है, जिसको हम बोलते हैं जय संहिता। महाभारत का एक और नाम क्या है? जय संहिता। जय संहिता का मतलब होता है युद्ध का पुस्तक। महाभारत में आप जिन लोगों ने महाभारत देखा उनको पता है कि इसमें सिर्फ युद्ध और युद्ध ही है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। तो ये बात ध्यान रखना है। भागवत गीता किसका हिस्सा है? महाभारत का हिस्सा है। महाभारत और भागवत गीता ये दोनों किस भाषा में लिखी गई हैं? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। अब आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो महाभारत मूलतः जय संहिता के रूप में जानी जाती है। और इसी जय संहिता को हम क्या बोलते हैं बाबू? युद्ध की पुस्तक। युद्ध का पुस्तक, इसी जय संहिता को हम बोलते हैं। तो ये रहा आपका कंप्लीट 30 क्वेश्चन का कंप्लीट डिस्कशन रहा। बहुत सारी बातें
जो नोट्स से डायरेक्ट पूछी गई थी, अगर आप नोट्स पढ़ के आएंगे तो आप श्योरली अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आप सभी टेलीग्राम पे जाके देखिए, आपको टेस्ट, हर एक टेस्ट का पूरा डाटा वहाँ दिया है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, कहाँ से पेज नंबर से आएगा, ज्योग्राफी में क्या पढ़ के आना है, एंशिएंट हिस्ट्री में क्या पढ़ के आना है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी टेस्ट में आप आइए तो एक बार कम से कम उसको पढ़ के आइए कि किस टेस्ट में क्या पूछा जाने वाला है। आप एंशिएंट हिस्ट्री का फोटोकॉपी करा के अपने पास जरूर रखिए और ये सब चीज़ पढ़ के आइए ताकि आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएँ। क्वेश्चन बन रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो और अच्छी बात है, क्योंकि आपको नया जानने का मौका मिलेगा। तो आप सभी पेशेंस रखिए और डेली टेस्ट लगाते रहिए। टेस्ट से इम्प्रूवमेंट बिल्कुल होगा। एक आध महीना लगा के देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। और जो भी बातें हम यहाँ आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि समय का भी यहाँ सीमा देखना पड़ता है, तो जितना शॉर्ट टाइम में हम आपको जितना बात समझा पा रहे हैं आप उसको समझने की कोशिश करें। बाकी जब फाउंडेशन बैच में हम चीज़ों को पढ़ाएंगे तो वहाँ तो विस्तार से हम आपसे बात तो करेंगे ही। हम उम्मीद करते हैं कि 300 क्वेश्चन का 300 क्वेश्चन बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। इसी के साथ इस वीडियो को फिनिश करते हैं। आप सभी को गुड नाइट।